मतदाताओं का जो नब्ज समझ पा रहा हूँ तो वो भाजपा के पक्ष में और भाजपा के पक्ष के साथ ही मोदी के पिछले 10 साल की जो कार्य की उपलब्धियां हैं उसके पक्ष के कारण से यहाँ के अजमेर के सामान्य मतदाता भाजपा के पक्ष में मतदान करना जा रहे हैं। ऐसी मेरी और आज देश का आम नागरिक किसी भी समय किसी भी प्रकार से हर जगह जाने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी और पहली उपलब्धि है। तो आज हमारा नेशनल यूनिवर्सिटी अलग लाइन पे भी आ गया है। रिसेंटली अभी रशिया के अंदर एक न्यूज़ हुआ था, तब मतलब कहना नहीं चाहिए पर पाकिस्तानी लोग भी हमारे हाथ में झंडा लेके अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे थे। तो ये एक जो रिकग्नाइजेशन मिला है ये शायद किसी भी क्या ऐसा लग रहा है कि लोगों को यहाँ पे काम हुआ जिनको लेकर आपको लग रहा है कि भागीरथी भारत में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे वो जो अन्य संप्रदायों के लोगों के साथ रहने वाले वहाँ वो एडजस्टेबल नहीं है, एडजस्ट हो सकते हैं और मिलना चाहिए क्योंकि उनका घर है तो घर में अधिकार मिलना चाहिए। और मोदी सरकार में इनको घर में रहने का अधिकार दिया बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल गैगनर भारत में आप सभी का स्वागत है। हमारे कार्यक्रम मुद्दा पर आज हम हैं अजमेर लोकसभा के अंदर। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आज हम आम जन से मालूम करेंगे क्या है इनके चुनावी मुद्दे, पिछले 10 सालों में आखिर क्या काम हुए हैं जिनके थ्रू वो अगला डिसीजन लेना चाह रहे हैं, क्या डिसीजन लेंगे, इसको सुनना चाहते हैं सांसद अजमेर की आमजन, इसको देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता है अजमेर का आमजन। आज अपने कार्यक्रम मुद्दा पर हम लोग अजमेर के आमजन से बात करेंगे कि क्या माहौल है, क्या हवा है। सबसे पहले सर क्या माहौल लग रहा है आपको अजमेर के? अब मैं आराम से मैं अजमेर के मतदाताओं का जो नब्ज समझ पा रहा हूँ तो वो भाजपा के पक्ष में और भाजपा के पक्ष के साथ ही मोदी के पिछले 10 साल की जो कार्य की उपलब्धियां हैं उसके पक्ष के कारण से यहाँ के अजमेर के सामान्य मतदाता भाजपा के पक्ष में मतदान करना जा रहे हैं। ऐसी मेरी मतदाताओं की नब्ज पर हाथ रखने से मुझे महसूस होता है। क्या लग रहा है, किन मुद्दों पर काम हुआ जो आपको लग रहा है कि अजमेर का जो मतदाता है वो कहना कि भाजपा की तरफ रुझान कर रहा है? एक्चुअल में देश की लोकसभा का चुनाव है और मतदाता बहुत परिपक्व हो गया है। वो ये छोटा चुनाव नहीं है कि सड़क नहीं बनी या नाली टूटी हुई है या रोड की लाइट्स हैं, उसके लिए नगर निगम होगा, उसका चुनाव होगा तो वहाँ मतदाता का एक अलग एटीट्यूड, उसका अलग मूड और मिजाज रहता है। इसी प्रकार विधानसभा के चुनाव में भी कहीं ना कहीं ये मेरी जाति, मेरे मित्र इस आधार पर होता है, लेकिन जब देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव होता है तो फिर लोगों के मतदाताओं का जो मन मस्तिष्क है वो भी राष्ट्रीय मुद्दों पर ही जाता है। और राष्ट्रीय मुद्दों पर जिस प्रकार से मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में अपने 2 टेन्योर में जो काम करके दिखाया है उसका एक अटल विश्वास और उसका एक बहुत अच्छा प्रभाव देश के अजमेर की जनता के मानस पर है। उदाहरण के लिए मैं आपको सबसे पहले बात बताऊं कि देश की जो आंतरिक सुरक्षा है 2014 के पहले 2014 के पहले देश में जिस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं होती थी, रोज निरीह मासूम लोग उग्रवाद के चलते अपने प्राणों से हाथ धोते थे, ये सब कुछ रुका है क्योंकि एक प्रबल, मजबूत, दृढ़ निश्चयी संकल्प वाली सरकार आई और उसने उग्रवाद को जीरो टॉलरेंस की नीति पर समाप्त कर दिया। और आज देश का आम नागरिक किसी भी समय किसी भी प्रकार से हर जगह जाने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी और पहली उपलब्धि है। इसी प्रकार कश्मीर का जो विषय था 1947 में देश के विभाजन के बाद सारी रियासतों का एकीकरण हो गया, लेकिन उस समय के हमारे प्रथम प्रधानमंत्री के दखल के कारण कश्मीर का विलीनीकरण, एकीकरण उस प्रकार से नहीं हो पाया और कश्मीर का दंश देश ने 50 वर्ष तक भुगता। कश्मीरी पंडितों का पलायन, ये सब हमारी आंखों के सामने हुआ है। किस प्रकार वहाँ से अपना घर बार छोड़कर वो लोग दिल्ली के शरणार्थी कैंपों में आकर रहे। उस कश्मीर के मुद्दे को जिस कुशलता से जो लोग ऐसी चेतावनी देते थे कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के साथ अगर छेड़छाड़ किया
तो देश में और कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन रक्त की एक बूंद भी नहीं भी बही। और कश्मीर का भारत के साथ वो जो एक उनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, वो स्पेशल स्टेटस एक झटके में समाप्त। और आज कश्मीर भी भारत का वैसे ही अभिन्न अंग है जैसे देश और के अन्य प्रदेश है। इसी प्रकार राम मंदिर वाला जो विषय था, जो राजनीतिक दल राम को काल्पनिक बताकर उपहास उड़ाया करते थे, जो राम के मंदिर जन्म स्थान पर मंदिर बने इसके लिए कानूनी अड़चने जो उत्पन्न किया करते थे, आज वो लोग भी अपने आप को राम का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध करने के लिए तुले हुए हैं। ये कब हुआ? जब वहाँ पर देश की आस्था के अनुसार एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। ये भी अपने यहाँ की न्यायपालिका के निर्णय के अनुसार और केंद्र सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर और देश के जनमानस के आस्था के आधार पर हुआ है। इसी प्रकार चाहे यूसीसी वाला विषय होगा, इसी में आपको और बताना चाहूँ, CAA, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, अफगानिस्तान, यहाँ के जितने भी हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी, ये जो वहाँ पर धर्म के आधार पर प्रताड़ित हो रहे भारतीय हैं, भारत ने अपनी बाहें उनके लिए फैलाई है और CAA के माध्यम से उनको इस देश की नागरिकता ये देना प्रारंभ की है। इस प्रकार अनेक इस प्रकार के इस दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार ने किया है। इसके कारण से ये बात हम महसूस करते हैं, यहाँ का मतदाता महसूस करता है। और फिर एक और बात, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, 2 टर्म हो गए, 10 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक एक भी केंद्रीय मंत्री परिषद के किसी सदस्य के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग पाया। इस प्रकार पारदर्शी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, ये भी इस मोदी सरकार की देन है। या फिर जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट, जिस प्रकार का एक डेवलपमेंट आज पूरे देश में दिख रहा हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो, ये सब मान लीजिए कितनी तेज दिशा से काम कर रहे हैं, इतनी तेज गति से काम कर रहे हैं। इसके आधार पर लगता है कि मोदी जी ही इस देश के लिए सर्वोपयुक्त नेतृत्व है और शहर की जनता, राज्य की जनता, देश की जनता इसी अनुसार अपना काम कर रही है। इसी कप्तान में मतदान करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रिंसिपल है। अनुज जी, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है अजमेर लोकसभा के अंदर? सर, अभी जैसे सर ने कहा कि हमारी सुरक्षा को लेके या हमारे नेशन को रिकग्नाइजेशन के लिए अगर कहें तो आज हमारा नेशन का रिकग्नाइजेशन एक अलग लेवल पे भी आ गया है। रिसेंटली अभी रशिया के अंदर एक केस हुआ था, तब अगर कहना नहीं चाहिए पर पाकिस्तानी लोग भी हमारे हाथ में झंडा लेके अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे थे। तो ये एक जो रिकग्नाइजेशन मिला है, ये शायद किसी भी नेशन में नहीं होगा। इकनॉमी की ग्रोथ की बात करें तो विद द टाइम नेशन में इकनॉमी की ग्रोथ भी हुई है और आज हमारा रिकग्नाइजेशन ये है कि एक नॉर्मल, जैसे आज हम जिस फील्ड से उसका एग्जांपल देना चाहूँगा, हमारे कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स के अंदर भी अगर देखें तो बहुत से जो ब्रांड थे वो डिसकंटिन्यू हो गए चाइना के अंदर और आज उसकी यूनिट्स है जो इंडिया के अंदर आ गई है और बहुत बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग हब है इसका फ़ोन का, एप्पल, उसका भी अब इंडिया के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ गया है। और भी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो हमारे आज इंडिया में आके अपना काम बढ़ाना चाहती हैं और ये केवल एक नेशन के उससे नहीं होता, ये केवल कि हम नेशन है तो आ गया, पर इसके पीछे जो सिंगल वन फेस है वो शायद मोदी जी का है और वो रिकग्नाइजेशन हमारे को बीजेपी का दे रहे हैं। बट उसके साथ साथ हम भी चाहेंगे कि हमारे को भी उनके साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि सामने वाला फेस है बस वो ही करता रहे, पर हमको भी थोड़ा साथ में चलना पड़ेगा, साथ में चलना पड़ेगा। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है? क्या नाम है, सुनना आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुरेश मोटलानी है। मैं गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड हूँ और मेरा जन्म अजमेर में ही हुआ है, तो जन्म से अजमेर की से वाकिफ हूँ। भागीरथ जी को जो है सांसद आप लोग चुन रहे हैं, 2 बार से लगातार सांसद है, तो क्या ऐसा लग रहा है कि किन मुद्दों पर लोकली यहाँ पे काम हुआ है जिनको लेकर आपको लग रहा है कि भागीरथ जी को तीसरा मौका मिले? सबसे पहला मुद्दा अजमेर का ट्रैफिक।
राष्ट्रीय मुद्दों की नहीं बात करता, मैं स्थानीय मुद्दों पर आता हूँ। तो स्थानीय व्यक्ति क्यों अजमेर में चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुनना चाहिए? पहला मुद्दा था यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था का। तो ट्रैफिक व्यवस्था के लिए एलिवेटेड रोड का निर्माण स्मार्ट सिटी के तहत हुआ है और नरेंद्र मोदी जी ने उसका नींव रखी और उन्हीं के कार्यकाल में ये पूर्ण होकर के आ गया। वरना मैं तो देखता आया हूँ कि मेरा जन्म अजमेर में है, तो सालों तक जो नींव पड़ती थी, जिसका उद्घाटन जो है वो 20-20, 25-25 वर्षों के बाद होता था, यानी एक पीढ़ी बदल जाती थी, उसके बाद जाकर के विकास का जो स्वरूप है वो सामने आता था। लेकिन ये एलिवेटेड रोड हमारे सामने ही उसकी नींव रखी गई और हमारे सामने ही उसका उद्घाटन हो गया। और बहुत बड़ी समस्या, एक जो शहर का मुख्य सड़क है उसकी, वो समस्या का समाधान हुआ है। दूसरा, रेलवे विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो अजमेर के पास में बहुत कम रेलगाड़ियाँ थीं और अभी जो मैं मोटा देखता हूँ, कम से 200 से 250 गाड़ियाँ एक सप्ताह के अंदर यहाँ से निकलती हैं। और दूसरा, मुझे तो लगता था कि हम हमारे जीवन काल में तो नहीं देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक की ट्रेन चलेगी, इलेक्ट्रिक इंजन से चलेगी, लेकिन अब वो इलेक्ट्रिक का इंजन भी लग गया और उसको दोहरीकरण भी हो गया। दोहरीकरण के साथ साथ मैं कहूँ ये 4 लेन हो गई, जिसपे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी चल रहा है, वो भी इसी कार्यकाल में पूर्ण होकर के उससे भी इंजन वो चल रहा है। तो रेलवे एक बहुत बड़ा मुद्दा है विकास के लिए, वो भी पूरा हुआ है और वो होगा। हमारा अजमेर के साथ में तीर्थराज पुष्कर जुड़ा हुआ है, उसके पास में ही केवल छोटी सी लाइन है, उसको थोड़ी सी आगे बढ़ा देती है तो उत्तर भारत से अजमेर का सीधा संबंध हो जाता है। अगर वो मेड़ता से जुड़ जाती है तो ये मेड़ता से जुड़ने का जो प्रोजेक्ट फाइलों में स्वीकृत था, लेकिन उसको बजट नहीं मिलता था। भागीरथ जी के समय में ही, यानी भारतीय जनता पार्टी के सांसद के समय में ही उसको बजट मिला है और वो स्वीकृत हुई है और उस पर काम प्रारंभ भी हुआ है। और मैं समझता हूँ कि हम बहुत जल्दी देखेंगे कि अजमेर उत्तर भारत से सीधा मेड़ता के माध्यम से जुड़ गया। विकास मेन मुद्दा है, जिसको मैं कहें यहाँ विकास हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये विकास के मुद्दे छाए रहेंगे। औद्योगिक क्षेत्र हमारे यहाँ बहुत कम है, उस औद्योगिक क्षेत्र को और बढ़ाएंगे तो एक बहुत अच्छा हब अजमेर जो शिक्षा के क्षेत्र में था वो उद्योग के क्षेत्र में भी बनेगा। अजमेर को लेकर मैंने आपसे प्रश्न किया, क्या लग रहा है राजस्थान में, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल रहने वाला, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी आपको लग रहा है? और राजस्थान में यदि मैं बात करूं तो मुझे तो लगता है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी वापस तीसरी बार आने वाली है, 25 सीटें मिलने वाली हैं। हाँ, लोग कहते होंगे कि यहाँ जाति का मुद्दा है या कुछ असंतुष्ट लोग हैं, लेकिन आज का मतदाता जो है वो शिक्षित है, अशिक्षित नहीं है। वो चाहे महिला के क्षेत्र में हो, चाहे अपने किसानी क्षेत्र में, वो पढ़ा लिखा लोग हैं। तो उसको जाति और जातीय व्यवस्था, स्थानीय व्यवस्था समझ में आती है। सुनील जी ने कहा नाली और सड़क और स्ट्रीट लाइट ये नगर पालिका के मुद्दे हैं। राज्य में बिक्री व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, सड़क कैसी होनी चाहिए, वो लोग विधानसभा के मुद्दे हैं। यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे आते हैं। मैं सिंधी समाज से आता हूँ और सिंध से मेरा बहुत करीब संपर्क है, सिंधी में लिखता भी हूँ, सिंधी साहित्य में राष्ट्रक्षेप है। तो जो सिंध से लोग विस्थापित होकर के वर्षों तक जोधपुर की कच्ची बस्ती में रहते थे, दिल्ली में आकर के रहते थे, उनको CAA के तहत नागरिकता मिलना, नागरिकता के साथ में उनको भारत में जितने नागरिकों को अधिकार है वो प्राप्त होना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं 3 बार सिंध होकर के आया हूँ, तो वहाँ के स्थानीय लोगों की जो हालत है वो मेरे से छुपी हुई नहीं है। आज हम बहुत कहें कि खुले में यहाँ का समाज ईद और मुहर्रम मनाता है, लेकिन वहाँ हिंदू समाज को ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। अगर आपको होली मनानी है तो आप अंदर घर में मनाइए, घर वालों को रंग लगाइए और ये रंग लगा हुआ व्यक्ति बाहर नहीं आएगा। तो आपको दीप प्रज्वलन करना है तो आप अपने अंदर करिए और बाहर आप प्रदर्शित नहीं कर सकते। यानी वहाँ बैठा हुआ हिंदू समाज का व्यक्ति अपने दुकान पर किसी आराध्य की फोटो नहीं लगा सकता। यहाँ तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर उनको यहाँ आकर के अधिकार मिला है तो ये बहुत अच्छी बात हुई है और उनको यहाँ मिलना भी चाहिए। भारत में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? वो जो अन्य संप्रदायों के लोगों के साथ में रहने वाले, वहाँ वो एडजस्टेबल नहीं है, यहाँ एडजस्ट हो सकते हैं और उनको मिलना भी चाहिए कि उनका घर है, उनको घर में अधिकार मिलना चाहिए। और मोदी सरकार ने इनको घर में रहने का अधिकार दिया है, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है ये। मैं समझता हूँ ये मुद्दे होने चाहिए। क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है? देखिए सर, मुझे तो अजमेर क्या पूरे भारतवर्ष का यही माहौल लग रहा है। अब की बार 450 के बाद 450 के बाद आपको लग रहा है? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो देखिए कि लोग बाग ये कहते हैं, देखो मैं व्यापार करता हूँ, मेरा व्यापारिक प्रतिष्ठान है, लोग बाग कहते हैं बेरोजगारी मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि हर कोई सरकार की तरफ मुंह उठा के देख रहा है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए।
मुद्दा ये नहीं है कोई काम करना नहीं चाहता। मैं भी पहले प्राइवेट सेक्टर में करीब 17 साल काम किया, तब मुझे लगा कि अब काफ़ी अच्छा काम कर लिया है, काफ़ी अच्छा अपन कर सकते हैं। सरकार की योजनाएं अब व्यापार करने के प्रतिकूल है। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने बताया कि वो भी CS हैं। आज इन्होंने कम से कम 5 जनों को व्यापार रोजगार उत्पन्न करा रखा है। वैसे ही मेरे भी प्रतिष्ठान में करीब 6 बच्चे काम करते हैं। आज आप ये देखें कि रोजगार के इतने सारे अवसर उपलब्ध हैं, चाहे आप विश्वकर्मा योजना की बात कर लें, मुद्रा योजना की बात कर लें, लाडली बहन योजना की बात, कितनी सारी योजनाएं सरकार ने चला रखी है। ईज़ ऑफ बिजनेस इतना आसान हो गया है। आदमी आज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, नेट की वजह से, इंटरनेट की वजह से सारे व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ, आज पहले कोई आदमी को व्यापार करना होता था तो हमें याद है कि हमारी शहर के बीच में पहले एक शॉप हुआ करती थी, तो आदमी रात को बस में दिल्ली जाता था, उसको दिल्ली पहुंचने में 1 दिन लगता था, फिर वहाँ पे करता था। ये जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हर मंगलवार बुधवार को बंद होते थे तो व्यापारी वो खरीदारी करने जाता था, फिर वो वापस वहाँ पे आके फिर अपने उस दुकानों पे रेट। अब उसका सारा काम नेट के थ्रू, 5G नेटवर्क के थ्रू, व्हाट्सअप के थ्रू सारा काम आसानी से हो रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो धीरे धीरे देख रहा है। देखें, बेरोजगार वो आदमी है जिसकी खुद की बात नहीं चल रही है, वो केवल ये चाह रहा है कि मैं घर पे बैठूँ, सुबह 10 से 5 सरकार मुझे सारी चीज़ें मुफ्त दे दे। पर जो एक्चुअली में व्यापार करना चाहता है, जो मेहनत कश आदमी है, उसके लिए कोई व्यापारी की कोई कमी नहीं है। आप जब भी किसी भी व्यापारी के पास जाएंगे, बात करेंगे किसी भी दुकान पे, तो आपको एक ही चीज़ सुनने को मिलेगी, यार लड़के की आवश्यकता है क्या। मैं चाहता हूँ कि मीडिया जो बेरोजगारी पे सर्वे कर रही है, एक बार 100 दुकानों पे जाके उनके यहाँ पे देख ले, कम से कम 80 दुकानों के बाहर उन्हें पोस्टर लड़के मिलेंगे कि लड़के या लड़की की आवश्यकता है। क्योंकि मानसिकता हमने 50 सालों से, 70 सालों से ये दिखा रखी है, रोजगार का मतलब कि साहब हमें केवल सरकारी नौकरी चाहिए। हमने स्वरोजगार को, व्यापारी को द्वयम दर्जे से देखा है, जबकि व्यापार जो है वो आपका रोजगार उत्पन्न का क्षेत्र है। MSME सेक्टर में जो सरकार ने कार्य किया है, जो आज आप किसी भी प्रतिष्ठान पे जाएं, उसके 60 से 70% जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो व्यापार हो रहा है, वो उसका UPI के थ्रू हो रहा है। लोग बाग खिल्ली उड़ा रहे थे, आप सामने सब्जी वाले को देखें, आप चाय वाले को देखें, हर किसी के पास UPI है। आप GST के आने के बाद व्यापार करना इतना आसान हो गया। पहले आप का वेट लो, वेट से C फॉर्म लो, फिर व्यापारी एक से पूछ रहा है, भाई साहब आपने मेरा C फॉर्म नहीं दिया। आज भी कई व्यापारी C फॉर्म के लिए उलझते फिर रहे हैं। आजकल वो सारे लफड़े खत्म हो गए हैं। आप GST है, आप अपने GST भरिए, नहीं तो आप डिफ़ॉल्टर हैं, आपको किसी भी तरीके की सुविधाएं नहीं मिलेगी। जितने भी आज, पहले तो ये था कि कुछ गिने चुने घरानों को, बड़े बड़े व्यापारियों को ही लोन लिया करता था। आज की तारीख में सरकारी बैंक हो गए, प्राइवेट बैंक वाले हो गए, सारे लोग हर व्यापारी के पास घूम घूम के कह रहे हैं, भाई साहब आपको लोन चाहिए क्या, भाई साहब आपको लोन चाहिए क्या। तो वो सारी चीज़ें, काफ़ी सारे चीज़ों में परिवर्तन आया है और हमें उसी तरफ देख के आगे बढ़ना पड़ेगा। जी, आप बगल में क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है देश के अंदर? सर देश में माहौल तो बहुत अच्छा माहौल है। जो पिछले 60 सालों में नहीं हो सका वो पिछले 10 साल में हुआ है। जैसे बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ हुआ, सबसे बड़ा मुद्दा तो मानेंगे हम राम मंदिर को, जो हमारे राम जी 493 साल से टेंट में विराजमान थे, हमारे मंदिर में आ चुके हैं। अंतरिक्ष में जो हमने कर पाए थे, अंतरिक्ष में कर चुके हैं। 300 धारा 370 के बारे में कहेंगे, कानून सुरक्षा के बारे में कहेंगे, या हमारे सेना के बारे में कहेंगे कि सेना के पहले 60 साल के अंदर हमारे सैनिकों की गर्दनें आ जाती थी कि आप संभालो, आपके सैनिक को संभाल लो। अब हमारे जो जवान हैं वो जवानों को सहज सम्मान दे रहे हैं। ये पिछले जो 70 साल के अंदर 60 साल में नहीं हो चुका, 10 साल में हो चुका है। तो हम तो चाहेंगे ये माहौल बहुत तगड़ा माहौल है, मतलब हर आदमी खुश है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। हम चाहेंगे ऐसे ही आगे चलता रहे। भागीरथ जी जीत जाएंगे? भागीरथ जी बिल्कुल जीतेंगे सर। जी, एक बार माइक मुझे दे रहे। अभी आप में से 2-3 लोगों ने कहा कि 405 सीटें आने का लग रहा है, तो और बार बार मोदी जी कह रहे हैं, मान के चल रहे थे कि मान लीजिए 405 सीटें आ रही हैं, पिछले 10 साल में कोई मुद्दों पर काम हुआ है। आने वाले 5 साल में वो कह रहे हैं कि हम लोग कुछ ऐतिहासिक निर्णय लेंगे। अमित शाह जी भी कह रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं कि ऐतिहासिक फैसलों वाला अगला 5 साल होगा। तो आपके लिए किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? सर अभी जो मेन था, तो कश्मीर वाला मुद्दा जो सर ने उठाया, जी जी जी, जिसको लेके काफ़ी समय से डिस्प्यूट था, वो क्लियर हुआ। अभी दूसरा एक और जो था अपना राम मंदिर का, जी, उसका भी हुआ। और अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे सरकार काम कर रही है। बहुत सी ऐसी ट्रीटीज़ है जिस पे इंटरनेशनल्स पे वर्क कर रही है। और जैसे आज लोग रोज़गार के लिए भी कहा, जैसे मेरी बड़ी बहन है, तो रोज़गार के लिए सही बात है कि रोज़गार हमें जो है लोगों की नियम बन गया है कि हमें सरकारी नौकरी करनी है। पर आजकल सरकारी नौकरी भी वो वाली बात नहीं रही जो सुबह 10 बजे का और 5 बजे आ गया। आज सरकार भी काम करवा रही है और काम लेगी।
पर वही है कि जो इच्छा लोगों के अंदर है काम करने की, वो उसके लिए न समय की पाबंदी है न काम के लिए कोई रोक टोक है। और जो आगे का फ्यूचर है उसमें गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वैसे भी बहुत सारा वर्क कर रही है। और हमारे साथ एक और मैंने पहली बात कही थी, अभी कह रहा हूँ कि हम लोग बाहर इंटरनेशनल फर्म्स के साथ एडअप हो रहे हैं। उनकी जो मेन मैन्युफैक्चरिंग्स है वो अब हमारे यहाँ आ रही है और नो डाउट उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और रोज़गार तो बढ़ेगा ही उससे। और हम जो ये जाति और उसको लेके करते हैं, हमारे यहाँ मेनली मुद्दा होता है या तो हम मोमडन्स को या उसको हिंदू या कोई भी ले लें, मैं मतलब स्पेसिफिक यहाँ पे रिलीजन को लेके नहीं करना चाहता हूँ। पर जब अपन नेशन की बात करते हैं तो आज आदमी फेस रिकग्नाइजेशन ज़रूर चाहता है कि वो कहीं जाए तो एक एज एन इंडियन जाए तो उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है या वो रिप्रेजेंट कैसे होएगा। तो मैं शायद सोचता हूँ कि आज अगर कहीं मोदी जी आते हैं तो उनको रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। और जब यूएस में पहले की बात जब एक बार जब कोई बात हुई थी तो शायद उनको यूएस आने नहीं दिया था और बाद में वही देश उनको आगे होकर इनवाइट करता है कि प्लीज़ आप हमारे यहाँ आइए। तो इससे बड़ी उपलब्धि शायद किसी भी पर्सन के लिए, किसी नेशन के लिए नहीं हो सकती है। उसके अलावा एक बार अभी जैसे मैं आपको रशियन यूक्रेन का बताया, उसके अलावा और भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पे आज हमारा रिकग्नाइजेशन नेशन में नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छा हुआ है। जी, आपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को छुआ, राष्ट्रीय मुद्दों को छुआ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को छुआ। आप सबका कहना है कि 400 पार इस बात में कहना है स्वीकारी एकाधिक फैसले होंगे। तो राष्ट्रीय स्तर पे ऐसे क्या फैसले लग रहे हैं आपको कि होने चाहिए और लग रहा है जिनकी झलक दिख रही है? ये जो सरकार आई है 2 बार से, इसने जो भी फैसले किए उसको लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है क्या, देश में नोटबंदी हो सकती है क्या, देश में से 300 कश्मीर से हट सकता है क्या, राम मंदिर का निर्माण हो सकता है क्या। लेकिन सरकार के पास अभी भी कई मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं। एक देश में अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग प्रकार के कानून, ये ठीक नहीं है ना। एक देश एक कानून की बात कर, एक देश एक कानून, एक तो विधान, एक समान निशान। नागरिक संहिता हर व्यक्ति के लिए। होता क्या है कि मेरे को अगर शरीयत से कहीं लाभ मिलता है तो मैं शरीयत को करता हूँ, मेरे को कहीं सिविल का फायदा मिलता है तो मैं सिविल के अनुसार चलता हूँ। ये नहीं चलेगा। एक देश में एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, एक संविधान, सबके लिए एक जैसा कानून। अगर देश के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून आवश्यक है तो वो केवल एक वर्ग विशेष के लिए नहीं, वो सबके लिए होना चाहिए। इसलिए समान नागरिक संहिता के साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून यह भी आवश्यक है। इसी प्रकार विश्व में भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने का जो स्वप्न मोदी जी ने देखा है उसको भी साकार होते हुए ये आने वाला टर्म हम देखेंगे। इसके अतिरिक्त जैसे अभी भाई कह रहे थे कि आज भारतीय पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है। आज भारतीय पासपोर्टधारी व्यक्ति जब विदेश में जाता है तो उसको गर्व से देखा जाता है। ये गर्वोन्नत भारतीयों का मस्तक और ऊंचा हो, इसके लिए अपने देश में जितने भी उलझे सुलझे प्रश्न हैं इनको भी दूर करना है। और भारत केवल भारत की ही नहीं सोचता। कोरोना में जिस प्रकार हम एक अज्ञात शत्रु से लड़ रहे थे, भारत ही सबसे पहला वो देश था जिसने इसकी वैक्सीन बहुत कम समय में बहुत सस्ती बनाई, और न केवल बनाई बल्कि 125 करोड़ देशवासियों को निःशुल्क वो लगवाई। और केवल अपने ही भारत के लोगों को नहीं तो दुनिया के जितने भी निर्धन देश थे जहां पर मानवता लाचार होकर मर रही थी, भारत ने वैक्सीन संधि के माध्यम से उन लोगों के, उन देश के लोगों को वह वैक्सीन उपलब्ध कराई है। इस प्रकार पूरे विश्व में भारत के मस्तक को सहिष्णुता के आधार पर, बंधुत्व के आधार पर, आज क्यों होता है दो दुनिया के परस्पर कट्टर दुश्मन देश होंगे लेकिन वो मोदी जी की बात को दोनों उतने ही सम्मान के साथ सुनते हैं, समझते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। ये केवल और केवल भारत का विचार है जो सबके कल्याण के और सबके हित की कामना करता है। तो जब भारत मजबूत होगा तभी विश्व में भारत का नाम ऊंचा होने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया, समान नागरिक संहिता
ये एक मुद्दा हो सकता है। मैंने आपको बताया जनसंख्या नियंत्रण कानून, और तीसरी बात पूरे 5 साल हम कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी नगर निगम, कभी ग्राम पंचायत, इसमें ही उलझे रहते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन, व्यक्ति एक बार जाए, अपने लोकसभा के सदस्य का मतदान करे, अपने विधानसभा के सदस्य का मतदान करे, अपने नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम के प्रत्याशी का मतदान करके पूरे देश के संसाधनों का जो एक तरह से दुरुपयोग हो रहा है, उस दुरुपयोग को रोककर एक ही महीने में अपनी सब प्रकार की चुनाव प्रणाली को संपन्न करके और बाकी के जो 59 महीने हैं उसमें देश अपनी गति से काम कर सके, ये भी एक चुनावी एजेंडा या चुनावी अगला एक उनका ऐतिहासिक फैसला हो सकता है। इसी प्रकार मैं बहुत आगे की बात कह रहा हूं, लेकिन देश के लिए आवश्यक है। कटु सत्य है, आज की चुनाव प्रणाली एक एक लोकसभा के खर्च का करीबन 10-10, 15-15, 20-20 करोड़ रुपया खर्च होता है। क्या ये एक तार्किक लगता है कि कोई व्यक्ति इतना रुपया खर्च करके फिर भ्रष्टाचार नहीं करेगा? यद्यपि मोदी सरकार के पिछले 2 कार्यकाल में एक भी उनके केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, लेकिन क्या हम सरकारी खर्चे पर चुनाव संपन्न कर सकते हैं जहां पर कोई रैली नहीं होगी, कोई भाषण नहीं होगा, कोई प्रचार नहीं होगा, कोई प्रलोभन नहीं दिया जाएगा, व्यक्ति विवेक के आधार पर, जैसे पाश्चात्य देशों में होता है, जहां दुनिया के और भी प्रजातंत्र है कि वो वहां पे प्रत्याशियों की आपस की बहस को सुनकर अपना मत निर्धारित करते हैं। अध्यक्षीय प्रणाली तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन प्रजातंत्र की खूबसूरती भी इसमें है। हमारे यहाँ पर पहले जाति के नाम पर, पैसे पर, शराब पर, ये हमारे यहाँ मतदान को इफेक्ट करता था, लेकिन अब राष्ट्रीय विषयों के आधार पर हम अपने मतदान को संपन्न करेंगे। आने वाला जो 5 वर्ष है, निश्चित रूप से मोदी सरकार आएगी और वो ये जितने भी उलझे सुलझे प्रश्न हैं इनको हल करते हुए दिखेगी और इस देश को विश्वगुरु, सर्वोच्च शिखर पर, सर्वोच्च शक्ति, आर्थिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये भारत बनेगा। इस प्रकार का स्वप्न लेकर हम सब लोग, अजमेर के लोग और देश भर के लोग, इसी प्रकार की मानसिकता को लेकर अपना मतदान सुनिश्चित करें। जी, आपने बहुत सारे विषय बताए, इनसे इतर कोई विषय आपको लगता होगा जिस पर कहीं ना कहीं आने वाले 5 साल में आपको लगता है काम होना चाहिए? जी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन तो होना चाहिए जी। और दूसरी मुझे जो लगता है वीआईपी कल्चर, महंगाई की बात नहीं कर रहे। हाँ, महंगाई की बात हम करें तो महंगाई है नहीं, मुझे तो नहीं लगता जी, मुझे बिल्कुल ही नहीं लगता कि महंगाई है जी। हम सामान्य रूप से किसी दुकान पर जाते हैं तो वहाँ कोई सुविधा चाहते हैं तो उस सुविधा के बदले हमें कुछ भुगतान तो करना होगा ना। हम ये थोड़े चाहते हैं कि मैं आपके दुकान पे आया हूँ तो मुझे ये चीज़ मुफ्त में दे दीजिए। वो मुफ्त में क्यों चाहिए मेरे को? अगर वो मुझे कोई मुफ्त में दे रहा है तो कहीं ना कहीं से तो उसका वसूल करेगा। तो एक तो मुफ्त का कल्चर, ये चीज़ें फ्री मिलेंगी, पानी फ्री, बिजली फ्री, सड़क फ्री, ये क्यों चाहिए? अगर आपको किसी साधन का उपयोग करना है तो आपको उसका शुल्क देना चाहिए और शुल्क देकर के अगर हम भुगतान करके उसका उपयोग करते हैं तो एक आनंद की प्राप्ति भी होनी चाहिए। एक तो ये फ्री वाला कल्चर, दूसरा वीआईपी कल्चर और तीसरा भ्रष्टाचार। ये तीनों मुक्त शासन यदि कोई दे सकता है तो मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो सरकार बनेगी वही दे सकती है और कोई किसी में दम नहीं है। तीसरा, परिवारवाद समाप्त होना चाहिए। वो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी भी व्यक्ति का जो उपयोग हुआ उसके क्या कहते हैं कि हम उसकी कुशलता थी इसलिए हमने उसको शासन करने के लिए या उसको नेतृत्व करने के लिए, शासन करना कहना तो शब्द ठीक नहीं है, लेकिन नेतृत्व करने के लिए हमें उसे प्रदान किया। तो जरूरी नहीं है कि नेतृत्व के गुण अनुसांगिक रूप से उसके नीचे की पीढ़ी में ही आने चाहिए। ये परिवर्तन होते रहना चाहिए। तीसरा, आने वाले वर्षों में जातिवाद और परिवारवाद ये समाप्त होकर के एक स्वच्छ भारत हमारे सामने आएगा और वो आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही आ सकता है और किसी के नेतृत्व में नहीं आ सकता। आप किसी विषय पर बोलना चाह रहे हैं? एक बार मैं एक चीज़ कहना चाहता था, अभी जैसे कहा वीआईपी कल्चर, और मैं उससे ज़्यादा ये समझता हूँ कि वीआईपी कल्चर से ज़्यादा है आज जैसे कहीं रिजर्वेशंस कर रखे हैं। मेरे ख्याल से सरकार को रिजर्वेशंस को हटा के जो लोग जिस चीज़ के लिए काबिलियत रखता है उसको उस अनुसार उसको वो उपलब्धि मिलनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी सरकारी नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे लोकतंत्र के क्षेत्र में हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो जिसमें
जो रिजर्वेशंस क्राइटेरिया कर रखा है वो थोड़ा ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि आज इस चक्कर में होता क्या है, जो होनहार स्टूडेंट्स होते हैं आज नॉर्मली जैसे IITians होते हैं या फिर आज आप मेडिकल फील्ड में ले लीजिए, वो अपनी काबिलियत के अनुसार उनको वो उपलब्धि नहीं मिल पाती है, और इस वजह से जो होनहार बच्चा होता है, मतलब कैसे कहें कि एक छोटा सा उदाहरण देके कि जो एक बच्चा जिसको जब किसी की सर्जरी कर रहे हो उसको नाइफ चलाना नहीं आता हो, और जो टैलेंटेड बंदा बिना देख के बता सकता है इसको ऐसे घुमा के आप काम कर सकते हो, वो अगर नहीं हो पाएगी तो कैसे चलेगा। आज रिजर्वेशंस के बेसिस पे ये उपलब्धि देना बहुत गलत बात है। जी, क्या लग रहा है किन मुद्दों पर भविष्य में काम, अगले 5 साल में किन मुद्दों पर भविष्य में काम होना चाहिए? सबसे मुख्य मुद्दा जो सबने उठाया वो तो है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे यहाँ पे कोई काम न करने की सज़ा है, पर अच्छा काम करने पे किसी को कोई लाभ नहीं है। आज यदि मैं 2003 से काम कर रहा हूँ, मैंने 14 साल तक इनकम टैक्स किया जब मैं जॉब कर रहा था। जॉब छोड़ने के बाद आज जब मैं व्यापार कर रहा हूँ तब भी मैं सरकार को इनकम टैक्स दे रहा हूँ। तो इनकम टैक्स पेयर के लिए सुविधाएँ कहाँ हैं? एक ये सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर सरकार को बात करनी चाहिए। दूसरा, हर एक व्यापारी को चोर की नीति से देखा जाता है। हाँ, व्यापारी को चोर की, जबकि आज की डेट में ये देखा जाए कि जितना टैक्स सरकार को व्यापारी उपलब्ध कराता है उतना कोई भी नहीं कराता है। देखिए, एक तो कार्य बहुत अच्छा हुआ है कि जो इंस्पेक्टर राज था उससे मुक्ति मिली है। आज आप सीना चौड़ा करके काम कर सकते हैं। आपके पास कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट से आके बोलता है, आप बोल सकते हैं कि भैया आप ऑनलाइन रिपोर्ट करो, हमें जो भी जवाब देना होगा हम ऑनलाइन देंगे, आपको यहाँ पे आने की आवश्यकता नहीं है। पर हमें ये कल्चर भी बनना चाहिए, व्यापारी को एक इंसेंटिव होना चाहिए कि भाई साहब आप इतना व्यापार कर रहे हो, आप कंटिन्यूस समय से टैक्स पे करते आ रहे हैं, आपको ये विश्राम गृह में आपको प्राथमिकता मिलेगी या रिजर्वेशन में प्राथमिकता। और दूसरा, हमारे पैसों पे मुफ्त की रेवड़ी और राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करना चाहिए, क्योंकि आज इनकम टैक्स पेयर्स वही हैं, वही पैसा दे रहे हैं, और उन्हीं के दाम पे आज जो घुसपैठिए बैठे हुए हैं उनकी बस्तियां बसी हुई हैं, मुफ्त की बिजलियों के दम पे लोग बाग चले रहे हैं और उसी के दम पे अपनी सरकारें चला रहे हैं। यह तुरंत प्रभाव से बंद होना चाहिए। जातिवाद के ऊपर कभी भी कोई भी मुद्दा नहीं होना चाहिए। सारी जो बातें होनी चाहिए वो केवल प्राथमिकता और योग्यता के दम पे होने चाहिए, चाहे वो सरकारी अपॉइंटमेंट हो चाहे कैसे भी हो। आज हर एक क्षेत्र में आदमी बढ़ रहा है। सरकार रोजगार के उपलब्ध कराने के अलावा सरकार ट्रेनिंग भी दे रही है, उसके अंदर आप प्राथमिकता दें। काफ़ी अच्छे सरकार ने कार्यक्रम चला रखे हैं स्वरोजगार के, उसके ऊपर से ही मुद्दे होने चाहिए। मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ी उम्मीद हमारी यही है कि आने वाले 5 साल में मोदी सरकार जो सबसे पहला निर्णय यही लेना चाहिए कि कोई भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में मुफ्त की योजनाओं का उल्लेख नहीं करे। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ये मुद्दा होना चाहिए जिसकी हमको सबसे पहले उनसे उम्मीद है कि जो भी व्यक्ति कई सालों से टैक्स दे रहा है, आज सरकारी कर्मचारी सरकार को टैक्स दे रहा है तो उसको पेंशन की सुविधा उपलब्ध है। आज व्यापारियों के लिए सरकार के पास क्या सुविधा उपलब्ध है? आज व्यापारी जो कभी रिटायर्ड नहीं होता, वो 65 साल 70 साल 75 साल तक सरकार को टैक्स देता है, उसके बाद भी वो निर्भर केवल अपनी सेविंग के दम पे, जबकि सरकार को उसका ध्यान देना चाहिए। अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो व्यापार की तरफ अगर चाहते हैं कि लोग और से ज़्यादा बढ़ें, जो स्टार्टअप का कल्चर सरकार डेवलप कर रही है, यदि उसका और प्रोत्साहन देना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि युवाओं का ध्यान आकर्षण व्यापार की तरफ ज़्यादा हो, तो इनकम टैक्स पेमेंट के वो इंसेंटाइज करना पड़ेगा। ये थे हमारे अजमेर लोकसभा के आमदन जिनसे हमने बात की। यहाँ जो मुद्दे हैं राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी हैं, लोकल स्तर के मुद्दे भी हैं। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर सभी ने एक मत होकर कहा कि राम मंदिर का मुद्दा क्या हो, चाहे वो धारा 370 का मुद्दा हो, चाहे वो CA की बात हो, ये सभी वो मुद्दे हैं जिन पर कि कहने काम हुआ है। सबको ऐसा लगता है कहना कि जो हमारा जो भारतीय पासपोर्ट है उसकी वैल्यू पूरे विश्व में बढ़ी है। सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत सारे काम हुए। अगले 5 साल के मुद्दों पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये लोग समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, ये लोग एक देश एक चुनाव एक विधान एक विधान की बात कर रहे हैं, ये लोग बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक 2 मुद्दों पर जो बात है उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन पर भी काम करने की आवश्यकता है। और एक व्यापारी भाई थे जिन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं व्यापारिक पेंशन पर भी काम होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त जो है भारत होना चाहिए, इस पर कहीं ना कहीं नई सरकार काम करे। पर मुझे लगता है शायद हम में से हो सकता है कई बातों का हम सब में मतभेद हो, पर हम में एक बात को लेकर तो सभी लोग एक मत है कि वोट सबको देना चाहिए। जी ठीक है ना, बिल्कुल। तो हम लोग कहना कि अभी इस चैनल के माध्यम से हम लोग कुछ कहना चाहते हैं। मैं अगली सरकार से ये भी उम्मीद करूंगा कि जो मतदाता मतदान करने नहीं जाएगा उसको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी। मतदान 100% अनिवार्य होना चाहिए। अगर आप सरकार से अपेक्षा रखते हैं काम की, तो सरकार चुनने का आपका जो दायित्व है, आपका अधिकार है, उसको भी पूरा करें। तो मैं
आने वाली सरकार से ये चाहूँगा कि मतदान को अनिवार्य कर दें और जो इसके बाद भी मत नहीं देता है उसको किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं से उसको लाभ नहीं मिले, इस प्रकार का नियम और कानून उनको लाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं या परिवार में जो होते हैं कि इस स्थान पे नहीं रह करके दूसरे स्थान पर काम करते हैं, लेकिन वो वोट यहाँ देते हैं और अभी वर्तमान व्यवस्था में उनको ऑनलाइन वोट करने की व्यवस्था नहीं है। तो व्हाट्सएप पे या वैसी कोई व्यवस्था तकनीकी रूप से विकसित करनी चाहिए कि यदि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, काम बाहर कर रहे हैं, तो उनको ऑनलाइन वोट देने की परंपरा जो है वो प्रारंभ करनी चाहिए। अभी जैसे डाक मतपत्र जो है अपने वरिष्ठ जनों से लेके जा रहे हैं, जो वरिष्ठ नागरिक है 80 और 50 से ऊपर वाले, इसी प्रकार जो बच्चा बाहर सर्विस कर रहा है उसको अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने लोकसभा क्षेत्र में वोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा जो होना चाहिए, सभी की मतदाता सूची एक होनी चाहिए। नगर परिषद का होगा तो उसकी मतदाता सूची अलग होगी, विधानसभा की अलग होगी, लोकसभा की अलग होगी, सरपंच और पंच की तो अलग होगी। क्योंकि मैं बताया मैंने कि मैं सरकारी नौकरी में रहा हूँ और मतदान मैंने करवाया है, तो पंच से लेकर के सरपंच से लेकर के लोकसभा तक के कराया है। तो हर एक विधानसभा मतदान की सूची अलग होती है, वो सूची एक ही होनी चाहिए और उसको लिंक करना चाहिए अपने आधार कार्ड से, ताकि फर्जी वोटिंग जो है वो बंद हो जाए और निडर रूप से लोग कर सकें। जैसे कई प्रदेशों में ये व्यवस्था आती है कि लोग मतदान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो लीजिए घर से बैठे बैठे ऑनलाइन वोट डालें। घर पे तो बैठ करके तो कोई मैं समझता हूँ डर नहीं है कि कोई मुझे मार देगा या कोई मुझे पत्थर से जो है नुकसान पहुँचाएगा। घर बैठ करके ऑनलाइन होता हो सकता है। तो ये 100% मतदान वाली बात तभी पूरी हो सकती है जब हम ऑनलाइन वाली व्यवस्था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बढ़ रहा है भारत, तो ये व्यवस्था भी होनी चाहिए। वैसे तो मेरा काम प्रश्न पूछने का होता है, मैं हमेशा उत्तर लेकर रहता हूँ, पर मैं आज अपनी तरफ से बिल्कुल ध्यान देना चाहूँगा कि मुझे लग रहा है जो मेरा जो फर्स्ट जो अभी जो पहला चरण जो पूरा हुआ, हम लोग राजस्थान के रहने वाले हैं और पूरे उत्तर भारत में गर्मी बहुत तेज पड़ती है। तो मुझे लग रहा है कि अभी व्यवस्था हो सकता है ऑनलाइन की नहीं हो पास हो सकती है, अभी कानून ये पारित नहीं हो सकता। पर मेरा चुनाव आयोग को अभी एक सलाह है कि अभी तुरंत प्रभाव से जो सेकंड चरण का जो मतदान होने वाला है उसका समय 6 से रात को 9 बजे तक कर देना चाहिए, क्योंकि शाम को 6 बजे तक बहुत तेज धूप पड़ती है लोगों पर। कल मुझे लगता है कि अगर कहीं ना कहीं 9 बजे तक का समय होता तो और एरिया में 15 से 20% मतदान निश्चित रूप से बढ़ता। क्योंकि इतनी धूप में घंटे 1.5 घंटे खड़े रहना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। राजस्थान खाली पूरे उत्तर भारत में बहुत तेज गर्मी है। चुनाव के समय को नहीं बदल सकते, लेकिन समय हम लोग डेट को नहीं बदल सकते, लेकिन समय मुझे लगता है कि 9 बजे तक का हो सकता है। भले 1 या 2 घंटे का बीच में ब्रेक दे दें, का बहुत आवश्यक है। बहुत तेज गर्मी मुझे लग रहा है, पर हम सब लोग सहमत है कि हम सबको जो है ना वोट देना चाहिए। तो हमारे चैनल के माध्यम से पहले मतदान फिर जलपान का संदेश हम लोग देंगे। 3 बार बोलेंगे हम लोग, साथ में सब एक साथ बोलेंगे, संदेश देंगे, ठीक है ना। मैं 1 2 3 बोलूँगा, उसके बाद हम लोग पहले मतदान फिर जलपान का संदेश देंगे। 1 2 3 पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। धन्यवाद आज